हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी 1 से लेके 2 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और इसमें देखो क्या बोला गया है। व्हाट इज द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कुल कितना परिव्यय है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, देखो ध्यान से अगर देखो आप लोग तो ये जो क्वेश्चन है ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ आप समझो पहली चीज़ तो गवर्नमेंट स्कीम का जो भी क्वेश्चन होता है ना उसको हम लोग इसी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम का ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन के और डीप में जाने से पहले हम लोगों को ये गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी होगी। ठीक, तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी कोई गवर्नमेंट स्कीम होती है उसको हम लोग जो है एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट स्कीम की कुछ एक अलग से वीडियोज़ ले आ दो, तो ठीक है, जो ज़रूरत होती है उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पूरी गवर्नमेंट स्कीम ही आपको पढ़ा दूंगा। तो जब यहाँ पे मैं पूरी गवर्नमेंट स्कीम आपको पढ़ा दे रहा हूँ तो अलग से वीडियो लाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हालांकि टाइम मिलेगा तो अलग से सेपरेट भी कर देंगे, करना कुछ है नहीं, चीज़ों को सेपरेट ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम हम लोग पूरा पढ़ेंगे और कोर्सेज में जो एक गवर्नमेंट स्कीम का अलग से सेक्शन है वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से सेपरेटली इसकी पीडीएफ डाल दूंगा पर्टिकुलर इस गवर्नमेंट स्कीम का, तो वहाँ से भी आप लोग जाके इसकी पीडीएफ को पढ़ लेना, थोड़ा सा और डिटेल में रहेगी तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप लोग। ठीक, गवर्नमेंट स्कीम वाला जो सेक्शन है वहाँ पे इस स्कीम को मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गवर्नमेंट स्कीम का है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को करने से पहले इस गवर्नमेंट स्कीम को अच्छे तरीके से करना होगा। पहले इसका हम लोग आंसर जान लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके हम आगे बढ़ते हैं। इसकी ये क्या क्वेश्चन है और क्या इसमें कहा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6520 करोड़ रुपए। ठीक है, जो ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इसके लिए जो टोटल आउटले है, ठीक है, वो 15वें फाइनेंस कमीशन के दौरान 6500 करोड़ रुपए का है, 6520 करोड़ रुपए का है। ठीक है, 6520 करोड़ रुपए का बजट जो है इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए एलोकेट किया गया है 15वें फाइनेंस कमीशन साइकिल के दौरान। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये आप लोग पढ़ लेना है ऐसे। ठीक है, याद कर लेना है इसको, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। ठीक है, अब वापस आते हैं इस स्कीम की तरफ में। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इसके बारे में हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले इस स्कीम को पढ़ेंगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ते रहना। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग PMKSY बोलेंगे, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है ना, अम्ब्रेला सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या हो जाता है कि एक स्कीम है और उसके अंदर कई सारी स्कीम और उसी में चलती रहती हैं। ठीक है ना, जैसे मतलब कोई एक स्कीम है उसके अंदर कई सारी स्कीमें और चलती रहती हैं तो वो अम्ब्रेला स्कीम कहलाती है। ठीक है ना, ये अम्ब्रेला स्कीम हो जाएगी PMKSY, ये अम्ब्रेला स्कीम है और इसके अंतर्गत कई सारी और स्कीम चलती रहती हैं, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ये एक बेसिकली अम्ब्रेला स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा ये स्कीम जो है मैनेज की जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसकी कहानी क्या है। सबसे पहले तो ये जो संपदा है ना, PM प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो ये जो संपदा है इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखो, स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, तो ये आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, इसका नाम वाम कब चेंज किया गया, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मई 2017 में कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ था संपदा स्कीम को, ध्यान रखना, मई 2017 में यूनियन कैबिनेट ने संपदा स्कीम को जो है अप्रूव किया हुआ था। संपदा का फुल फॉर्म आप लोग याद रखना। और ये जो संपदा स्कीम थी इसका टोटल बजट उस समय 6000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था 2016 से लेके 2020 तक के लिए, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
14th फाइनेंस साइकिल, ठीक है ना। 14th फाइनेंस साइकिल की ड्यूरेशन कब से कब थी? 14वीं फाइनेंस साइकिल की ड्यूरेशन 2016 से लेकर 2020 तक के लिए थी, ठीक है। मई 2017 में यूनियन कैबिनेट ने संपदा स्कीम को जो है लॉन्च किया हुआ था और उस समय इनिशियल बजट उसका 6000 करोड़ रुपए का था। ये 6000 करोड़ रुपए का बजट 2016 से लेकर 2017 तक के लिए था, ठीक है। ये याद रखना, संपदा के लिए, संपदा नाम से ये स्कीम लॉन्च की गई थी इनिशियली, लेकिन 2017 में लगभग अगस्त में, 2017 के अगस्त में इस संपदा स्कीम को ऑफिशियली रिनेम कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। तो ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। मई 2017 में ये स्कीम लॉन्च की गई संपदा नाम से 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ में 14वें फाइनेंस कमीशन साइकिल के लिए, यानी कि 2016 से लेकर 2020 के लिए, ठीक है। अब मई में ये लॉन्च की गई और 17 अगस्त, ठीक है, अगस्त 2017 यानी कि 2-3 महीने के बाद ही इस संपदा का नाम जो है ऑफिशियली चेंज करके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया, ठीक। ये इतनी चीजें याद रखना, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है ना। ये इसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा ये योजना जो है ये इम्प्लीमेंट की जा रही है, ये आप लोग याद कर लेना। अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, क्यों ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये स्कीम का जो मेन उद्देश्य है वो जो एग्रो प्रोसेसिंग है, ठीक है ना, जो एग्रो प्रोसेसिंग है, जो कृषि आप एग्रो प्रोसेसिंग जो है उसको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए डेवलप करना, ठीक है। साथ ही में एग्रो प्रोसेसिंग के लिए सप्लाई चेन फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग ना। एग्रो प्रोसेसिंग मतलब कृषि प्रसंस्करण, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एफिशिएंट सप्लाई चेन फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ठीक ना, फ्रॉम गेट टू रिटेल, ठीक है। मतलब कि समझ रहे हो ना कि आपके घर से, आपके घर पे, आपके खेत पे फसल की पैदावार हो, फिर उसको रिटेल में ले जाके कैसे बेचा जाना है, सारी चीज़ों के लिए ये स्कीम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी, और सप्लाई चेन फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल कराएगी, ठीक। और क्या करेगी? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करने की हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है ना। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा, इससे हेल्प मिलेगी उसके लिए, ठीक है। किसानों की इनकम जो है वो बढ़ाने में हेल्प मिलेगा इस स्कीम के तहत में। इस स्कीम के तहत में किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी काम किया जाएगा, ठीक है। वेस्टेज को कम करने के लिए काम किया जाएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इस स्कीम के तहत में काम किया जाता है। तो ये सब कुछ एक उद्देश्य है इस स्कीम के लिए, ठीक है। इनिशियली ये स्कीम कब तक लॉन्च की गई थी? बताया था अभी आपको, 16 से 20 तक के लिए। देखो 16 से 20 तक के लिए ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। फिर इस स्कीम को 20 से 21 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में अब इस स्कीम को 31 मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या? 31 मार्च 2026 तक के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये याद रखना, क्या याद रखना है आपको? 31 मार्च 2026 याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपसे मैंने बताया था ना कि ये भैया अम्ब्रेला स्कीम है, आपको अभी मैंने बताया था कि अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत में बहुत सारी स्कीम काम करेंगी, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, ठीक है, इस स्कीम के कुछ एक कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। ये जो नीचे दिए गए ये इस स्कीम के कंपोनेंट हैं, समझा रहा हूँ भी आपको मैं, ठीक है। ये जो स्कीम है इसके कुछ एक कंपोनेंट हैं जिसको कि 14वें फाइनेंस साइकिल यानी कि 2016 से 2020 के दौरान इंप्लीमेंट किया गया था इस स्कीम के तहत में, इस अम्ब्रेला स्कीम के तहत में, ठीक है ना। मतलब कि पीएम किसान संपदा योजना के तहत में इन सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया गया था 2016 से लेकर 2020 के दौरान, यानी कि 14वें फाइनेंस कमीशन के साइकिल के दौरान। अब इसको जो है हम लोग कंपोनेंट ऑफ स्कीम भी बोलेंगे, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था ना कि अम्ब्रेला स्कीम है तो इसके तहत पे बहुत सारी स्कीम्स चलेंगी, ठीक है। तो क्या क्या कंपोनेंट हैं इस स्कीम के, ठीक है ना। ये जो स्कीम्स हैं ये इस स्कीम के कंपोनेंट हैं जिसको कि पीएम किसान संपदा योजना के तहत में 14वें फाइनेंस साइकिल के दौरान इंप्लीमेंट किया गया था। तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके?
मेगा फूड पार्क हो गया, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्रिएशन एंड एक्सपांसन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज यूनिट स्कीम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हो गए, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज हो गया, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हो गया, ऑपरेशन ग्रीन्स हो गया। ठीक है ना, तो ये कुछ एक ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को हम लोग पीएम किसान संपदा योजना का एक कंपोनेंट भी मानेंगे, हम लोग उसका घटक भी कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं जो है 2016 से लेकर 2020 के दौरान इस पीएम किसान योजना संपदा के पीएम किसान संपदा योजना के तहत में इंप्लीमेंट की गई थी। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रख लेना। इसके साथ साथ में जब 15th फाइनेंस कमीशन आया, जिसका ड्यूरेशन था 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, उस समय ये जो कंपोनेंट्स है ना, इस कंपोनेंट को इस स्कीम से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है ना, इसको जो है इन सारी स्कीम्स को, ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स हैं इसको इस स्कीम से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जो इनकी पुरानी लाइबिलिटीज थी, जो इनका पुराना काम बचा हुआ था, बस वही किया जा रहा है, बाकी नया कुछ इसमें नहीं किया गया। कौन कौन सी स्कीम थी? मेगा फूड पार्क, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, इन सारी स्कीम्स को इन सारे कंपोनेंट्स को इस स्कीम से जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के दौरान, यानी कि 2021-22 से लेकर 2025-26 की साइकिल के दौरान इन सारी स्कीम्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है इस स्कीम में? इस स्कीम को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? इस स्कीम को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस स्कीम में कुछ एक रिसेंट डेवलपमेंट किए गए, इसी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने पूरा का पूरा पीएम किसान संपदा योजना के बारे में पढ़ा कि संपदा का फुल फॉर्म कब होता है, कब स्कीम लॉन्च की गई, इस स्कीम का नाम कब बदल दिया गया, इस स्कीम को कौन से मंत्रालय द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, कौन कौन सी स्कीम इसके अंतर्गत आती हैं, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, वो सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो गवर्नमेंट स्कीम बेसिकली हमने खत्म किया। अब ये गवर्नमेंट स्कीम हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ एक रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में मैं यहाँ आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से आंख, कान, नाक, गला, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, हर वो अपने ज्ञानेंद्रियां खोल लेना, जिससे कि आपके दिमाग में, आपके भेजे में ये चीजें बैठें, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यहां से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है अगर कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम से बनता है तो। ठीक है ना, अब ये देखो पीएम किसान संपदा योजना को भी मैंने बताया था ना कि मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के लिए, यानी कि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। ठीक है ना, जो 15th फाइनेंस कमीशन है साइकिल है, उसका ड्यूरेशन क्या है? 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है। ठीक है, तो इस योजना को, ये जो पीएम किसान संपदा योजना है, इसको 15th फाइनेंस साइकिल के अंडर मार्च 2026 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। पहली चीज ये याद रख लेना। और इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले रखा गया है 4600 करोड़ रुपए, यानी कि 4600 करोड़ रुपए, याद रखो इसको, 4600 करोड़ रुपए ये याद रखो आप लोग। ठीक है ना, 4600 करोड़ रुपए का जो है आउटले रखा गया है इस पीएम किसान संपदा योजना के लिए, 15th फाइनेंस कमीशन के लिए, और इसको जो है मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ये डायरेक्टली याद रखो। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ कि अगस्त 2025 में, ठीक है ना, अगस्त 2025 में जो यूनियन कैबिनेट है उसने एडिशनल 1920 करोड़ रुपए जो है और इसके लिए जो है मंजूरी दे दी। ठीक है ना, ये जो पीएम किसान संपदा योजना थी, इसके लिए 15th फाइनेंस कमीशन के लिए, इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया था 4600 करोड़ रुपए का किया गया था, 4600 करोड़ रुपए का किया गया था। लेकिन अभी अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पीएम किसान संपदा योजना के लिए 1900 करोड़ रुपए एडिशनल, और इसके अलावा यानी कि 4600 प्लस 1920 रुपए, 20 करोड़ रुपए, ठीक है ना, एडिशनल कर दिया गया। ठीक है, इसको दोनों को आप जब जोड़ोगे तो 6520 करोड़ रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझो आप लोग कि ये जो पीएम किसान संपदा योजना थी, इसके लिए 4600 करोड़ रुपए का आउटले जो है, फाइनेंशियल आउटले असाइन किया गया था, एलोकेट किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन के दौरान। इस योजना को मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और अभी अगस्त 2025 में यूनियन कैबिनेट ने एडिशनल अतिरिक्त 1920 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए और एलोकेट कर दिया और अप्रूव कर दिया, जिससे कि इसका टोटल एलोकेशन 6520 करोड़ रुपए हो गया। 4600 पहले वाला, 1920 दो बाद वाला, इन दोनों को मिला के इसका जो एलोकेशन हो गया
6520 6520 करोड़ रुपए हो गया इसका। तो ये दोनों चीज याद रखना कि पहले कितना था, कितना बढ़ा दिया गया, फाइनल कितना हो गया। क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उस हिसाब से आपको आंसर दे देना है, ठीक है। अब ये जो 1920 करोड़ रुपए का एडिशनल फंड दिया गया इसके लिए, जो एक्सपांशन किया गया इसका, इससे क्या होगा, इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें 50 फूड इरिडिएशन यूनिट्स जो है स्टेब्लिश की जाएंगी, 100 नए फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो हैं इस्टेब्लिश की जाएंगी, उनका सेटअप किया जाएगा, जिससे कि फूड सेफ्टी और प्रिजर्वेशन को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। अब ये जो एडिशनल 1920 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसको कैसे खर्च किया जाएगा, इससे क्या अतिरिक्त काम किए जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ये 1920 करोड़ रुपए दिया गया है, इसमें से 1000 करोड़ रुपए लोकेट कर दिया गया 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स को स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। इस 1920 करोड़ रुपए में से, इस 1920 करोड़ रुपए में से, जो कि अगस्त 2025 में एडिशनल इस गवर्नमेंट इस स्कीम के लिए दिया गया है, उसमें से 1000 करोड़ रुपए लोकेट कर दिया गया 50 मल्टी प्रोडक्ट इरेडिएशन यूनिट्स को सेटअप करने के लिए, ठीक है ना। और ये जो यूनिट सेटअप की जाएगी, ये इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत में की जाएगी, जो कि इसी स्कीम का, इस अम्ब्रेला स्कीम का एक सब स्कीम थी, एक घटक था जो भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ था, ठीक है, ये समझना। और ये जो यूनिट्स स्टेब्लिश की जाएंगी, ये जो 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स जो हैं वो स्टेब्लिश की जाएंगी, इसका इसमें मतलब ये एक्सपेक्ट की जा रहा है इससे कि लगभग 20 से लेकर 30 लाख मीट्रिक टन तक एनुअल फूड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी जो है वो डेवलप की जाएगी, ठीक है ना। इन स्कीम्स के जरिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन यूनिट्स के जरिए, स्कीम नहीं, इन यूनिट्स के जरिए जो 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स जो स्टेब्लिश की जा रही हैं, तो इन यूनिट्स के जरिए लगभग 20 से 30 लाख मीट्रिक टन एनुअल फूड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा डेवलप किया जा सकता है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। और ये जो फंड मिला गया, और ये फंड क्या सपोर्ट करेगा, ये फंड जो है 100 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। ये जो 1000 करोड़ रुपए है, इस 1920 करोड़ रुपए में से 1000 करोड़ रुपए का यूज जो होगा वो तो एक तो 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स को स्टेब्लिश करने के लिए किया जाएगा, और इसके साथ साथ 100 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज को भी सेटअप करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। और ये जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज सेटअप की जाएंगी, ये फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत में की जाएंगी। ये भी इसी अम्ब्रेला स्कीम का एक सब स्कीम है या इसका एक घटक है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। और इसके बाद में जो बचा हुआ 920 करोड़ रुपए है, एक 1920 करोड़ रुपए का 1920 करोड़ रुपए का एडिशनल ग्रांट दिया गया था, एडिशनल आउटले दिया गया था, 1000 का ये बता दिया गया। अब जो बचा हुआ 920 करोड़ रुपए है, उसका जो यूज़ किया जाएगा, उसका यूज़ किया जाएगा कि जो कंपोनेंट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत, उसके तहत जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए किया जाएगा। कंपोनेंट स्कीम क्या है, अभी आपको बताया था ना कि ये कंपोनेंट स्कीम है, ठीक है ना। इसको तो हटा दिया गया था, इन स्कीम को तो हटा दिया गया 15th फाइनेंस कमीशन के लिए। तो बाकी ये जो कंपोनेंट बची हुई कंपोनेंट स्कीम है, ठीक है, तो इन कंपोनेंट स्कीम्स के लिए ये जो 920 करोड़ रुपए है, ये जो 920 करोड़ रुपए है, इस 920 करोड़ रुपए को यूज किया जाएगा जो और दूसरी कंपोनेंट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत, उसके तहत में अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको फाइनेंस करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये 920 करोड़ रुपए का यूज किया जाएगा, ठीक। तो ये चीजें आप लोग समझना, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया और ये स्कीम जो थी यहीं पर खत्म होगी, ठीक है। हर एक जरूरी चीज़ आप लोगों को मैंने बता दिया और गवर्नमेंट स्कीम से इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी। गवर्नमेंट स्कीम मैंने कवर किया, उससे रिलेटेड जो रिसेंट डेटा है वो मैंने कवर किया। अब बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें ये बोला गया है, एज पर सेबी 30 जुलाई 2025 सर्कुलर, व्हाट आर द रिवाइज्ड implementation date of phase 2 and phase 3 of the revise and revamp nomination facilities initiative। क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है ना। सेबी के 30 जुलाई 2025 के परिपत्र के अनुसार नामांकन सुविधाओं का संशोधन एवं पुनरुद्धार पहल के दूसरे और तीसरे चरण के लिए संशोधित कार्यान्वयन तिथियां क्या हैं, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है।
देखो पहले इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहा क्या गया है कि एक सेबी का सर्कुलर आया 30 जुलाई 2025 को, और उस सर्कुलर के हिसाब से जो फेज 2 और फेज 3 के लिए उस सर्कुलर, देखो सर्कुलर क्या था, सर्कुलर था रिवाइज एंड रिवैम्प नॉमिनेशन फैसिलिटी, ठीक है। एक सेबी का सर्कुलर है रिवाइज एंड रिवैम्प नॉमिनेशन फैसिलिटी, ठीक है। उसी सर्कुलर से संबंधित 30 जुलाई 2025 को एक नया सर्कुलर आया सेबी का, और उसमें ये पूछा गया कि इस सर्कुलर का जो फेज 2 और फेज 3 का इम्प्लीमेंटेशन है वो कब तक किया जा सकता है। उसको रिवाइज कर दिया गया, उसको इम्प्लीमेंटेशन की डेट को बढ़ा दिया गया। तो वो इम्प्लीमेंटेशन की डेट क्या है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फेज 2 का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अब 8 अगस्त 2025 तक किया जा सकता है, और फेज 3 का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 15 दिसंबर 2025 तक किया जा सकता है। 15 दिसंबर 2025 तक किया जा सकता है। तो ये डेट आप लोग अभी के लिए याद करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो है क्या ना, ये बेसिकली अभी कम समझ में आया होगा आप लोगों को, अभी आसान कर रहा हूँ। ये बेसिकली है सेबी का सर्कुलर, ठीक है। ये है एक सेबी का सर्कुलर। तो हम लोग इस सेबी सर्कुलर को भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ एक सर्कुलर को हम लोग पीडीएफ में भी डाल देते हैं, लेकिन कुछ एक सर्कुलर जो आसान, मतलब आसान क्या, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, जिसका इजीली एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है, उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो मंथली पीडीएफ आती है हमारी, वहां पर हम लोग सेबी के सर्कुलर डाल देते हैं जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर होता है उसको हम लोग वहाँ पे भी डाल देते हैं। और मुझे लगता है कि नहीं, किसी का एक अलग से सेशन लेना चाहिए तो वो सेशन भी हम लोग अलग से डेडिकेटेड सेबी सर्कुलर के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं, सेबी का सर्कुलर भी हम लोग पढ़ते हुए ही चलते हैं। तो भैया है ये बेसिकली सेबी का एक सर्कुलर ही, ये चीज़ आप समझो। तो फिर वही बात, आँख कान नाक गला गुर्दा फेफड़ा किडनी सब खोलने का समय आ गया है। इस चीज़ को समझना है, सर्कुलर को आसान करना है पूरा का पूरा आप लोगों को, ठीक है। तो इस सर्कुलर की भैया इसको आसान करने के लिए हमें इसको एक कहानी के तरीके से करेंगे शुरू से, मतलब सारी चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए कहानी के तरीके से हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सर्कुलर का भैया अपना एक पास्ट है, जैसे हमारा आपका कोई ना कोई पास्ट होता है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक। तो इस सर्कुलर का भी एक पार्ट है, पास्ट है, इसका भी एक कुछ पिछली अपनी कहानियाँ है। एनीवे दिस इज ए जोक, छोड़ो पास्ट वाला जोक छोड़ो, आते हैं इस सर्कुलर पे। क्या कहा जा रहा है, सर्कुलर का जो पास्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। हमको अपने और किसी और के पास्ट के बारे में नहीं जाना है। इस सर्कुलर का एक पास्ट है, उस पास्ट को जानते समझते हैं, एक एक करके चीज़ों को हम लोग समझते हैं ठीक है। हुआ क्या था, इस कहानी को आप लोग समझने का प्रयास करो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आई गई हैं। पहली चीज़ ये अब जानो कि जो भी पास्ट है, पास्ट मतलब अब शुरू से सारी चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, समझने का कोशिश करो। चलते हैं हम लोग 10 जनवरी 2025 को में 10 जनवरी 2025 को सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया, उसका नाम रखा रिवाइज्ड एंड रिवैम्प नॉमिनेशन फैसिलिटी इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। ये सर्कुलर जो है जारी किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि म्यूचुअल फंड और जो डीमेट खाते हैं, म्यूचुअल फंड और जो डीमेट अकाउंट हैं, ठीक है, इसके साथ साथ और भी इंडियन फिनेंशियल मार्केट में जो नॉमिनेशन फ्रेमवर्क है, जो नॉमिनेशन है उसको जो है और ज़्यादा आसान करना और उसको मजबूत करना, ठीक है। यानी कि और आसान भाषा में समझें तो ये सर्कुलर बेसिकली नॉमिनेशन के लिए ही है, आम बोलचाल की भाषा में समझें तो जो म्यूचुअल फंड है या फिर जो डीमेट अकाउंट है या फिर और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जो नॉमिनेशन है उसको नॉमिनेशन फ्रेमवर्क है उसको और ज़्यादा मजबूत करना, उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना, जिससे कि लोग नॉमिनीज वगैरह को ऐड कर सकें, नॉमिनेशन की प्रक्रिया को जो है वो और सरल और सुदृढ़ बनाया जा सके। उसके लिए 10 जनवरी 2025 को ये रिवाइज्ड एंड रिवैम्प नॉमिनेशन फैसिलिटी इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट नहीं सिक्योरिटीज मार्केट, ये फ्रेमवर्क जारी किया गया। इस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य म्यूचुअल फंड, डीमैट खाते या फिर इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में जो नॉमिनेशन फ्रेमवर्क है उसको और ज़्यादा मजबूत करना है। ये चीज़ आप लोग समझना, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि जो अनक्लेम्ड या फिर स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें उसको
उसको पहचान करने में, उसको कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। अब देखो अनक्लेम्ड सिक्योरिटीज जो होती हैं वो पता ही नहीं चल पाता। अनक्लेम्ड मतलब जिसका कोई दावा करने वाला ही नहीं है। तो अगर उसमें नॉमिनी को ऐड किया गया रहेगा और अगर उसमें नॉमिनेशन फैसिलिटीज रहेंगी तो पता तो चल सकेगा ना भाई कि ये किसकी सिक्योरिटी है, ये किसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। उसका नॉमिनेशन तो इसीलिए किया जाता है ना कि जो मेन होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, किसी बैंक में नॉमिनी क्यों बनाया जाता है अकाउंट में। मान लो कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया तो उस कंडीशन में सारा का सारा जो पैसा वैसा है वो नॉमिनी को दे दिया जाए। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है ना। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में भी, इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में भी नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ जो है वो उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है, जिससे कि अगर नॉमिनेशन हुआ रहेगा, अगर नॉमिनी का नाम वाम ऐड किया गया रहेगा तो जो अनक्लेम्ड सिक्योरिटीज़ है उसको भाई पहचान लिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से उसको पहचान के जो भी व्यक्ति हैं उसके पास में उसको डिलीवर कर दिया जाएगा, ले भाई ले जा अपना तू सिक्योरिटी का ये भी हिसाब किताब जो भी प्रक्रिया है वो कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो अनक्लेम्ड सिक्योरिटीज़ हैं उसको कम किया जा सकेगा नॉमिनेशन रहेगा तो। नॉमिनेशन नहीं रहेगा तो फिर अनक्लेम्ड सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ अनक्लेम्ड सिक्योरिटीज बढ़ती रहेंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चेंज जो किया जा रहा है, जो नॉमिनेशन किया जा रहा है, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अनक्लेम्ड और स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज को, ठीक है ना, अनक्लेम्ड और स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज को रिड्यूस किया जा सकता है। अनक्लेम्ड और स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज को रिड्यूस किया जा सकता है, ये चीज भी आप लोग याद रखना। इसीलिए ये सर्कुलर जो है ये जारी किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सर्कुलर लॉन्च किया गया था, ये सर्कुलर जो लॉन्च कर रहा हूँ, जारी किया गया था 10 जनवरी 2025 में, उसके मेन प्रोविज़न क्या क्या है इस चीज़ को भी हमको जानना जरूरी होगा। अभी हम लोग वही 10 जनवरी 2025 का जो सर्कुलर है ना उसी को पढ़ रहे हैं। बताया था ना कि इसका एक पास्ट है, तो उसी पास्ट को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। फिर पास्ट से इसके फ्यूचर पर, प्रेजेंट पर हम लोग आ जाएंगे ना, उसी तरीके से कहानी के तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो सर्कुलर लाया गया था उसमें क्या बोला गया था? नॉमिनेशन मेड मैंडेटरी फॉर सिंगल अकाउंट होल्डर। अगर कोई सिंगल अकाउंट होल्डर है तो उसके लिए नॉमिनेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है भाई। एकल खाता धारकों के लिए नामांकन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। सिंगल अकाउंट होल्डर है अगर कोई तो उसको नॉमिनेशन करना ही करना होगा, वो मैंडेटरी कर दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक अकाउंट या फोलियो के लिए, ईच अकाउंट एंड और फोलियो, प्रत्येक अकाउंट या फोलियो के लिए जो है अप टू 10 नॉमिनीज, 10 नॉमिनीज तक अपॉइंट किए जा सकते हैं। ये याद रखना पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रत्येक अकाउंट या फोलियो के लिए, प्रत्येक अकाउंट या फोलियो के लिए अप टू 10 नॉमिनीज, यानी कि मैक्सिमम 10 नॉमिनी तक बनाए जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 नॉमिनी तक अपॉइंट किए जा सकते हैं प्रत्येक अकाउंट और फोलियो के लिए। और जो नॉमिनेशन डेटा है उसको भी और ज्यादा वास्ट कर दिया गया है। अब जो नॉमिनीज बनाए जाएंगे तो उनका रिलेशनशिप पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई माइनर को नॉमिनी बनाया जा रहा है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूछा जाएगा, पार्शियल आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह भी लिया जाएगा। मतलब कि नॉमिनेशन जब भी किया जाएगा तो नॉमिनी की भी डिटेल जो है, नॉमिनी का जो डेटा है वो भी बहुत सारी चीजें वहां पे ली जाएंगी, ठीक है ना। मोर डिटेल्ड नॉमिनेशन डेटा को इन्वॉल्व कर दिया गया है। मतलब नॉमिनी के डेटा को और ज्यादा अच्छे तरीके से, नॉमिनी का जो डेटा है वो बहुत सारे डेटा लिए जाएंगे, ठीक है। ये समझो आप लोग, ऐसा नहीं कि नाम लिख दिया गया कि फलाने फलाने और इनका इनसे रिलेशन है XYZ से और ये इसके नॉमिनी बनने, नहीं। तो जब XYZ से रिलेशन है तो क्या रिलेशन है? पिता पुत्र का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वो भी डाला जाएगा। किसी माइनर को अगर नॉमिनी बनाया जा रहा है तो फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाली जाएगी, कॉन्टेंट डिटेल डाला जाएगा, आइडेंटिटी वगैरह डाली जाएगी, पार्शियल आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह लिया जाएगा। ये कहानी है, ठीक है ना। तो क्या बोला गया कि सिंगल अकाउंट होल्डर के में नॉमिनेशन प्रक्रिया को मैंडेटरी कर दिया गया और प्रत्येक अकाउंट और फोलियो के लिए मैक्सिमम अप टू 10 नॉमिनीज तक अपॉइंट किए जा सकते हैं। ये चीज भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो इन्वेस्टर होगा उनको ये भी छूट दे दी गई कि वो स्पेसिफिक परसेंटेज एलोकेट कर सकते हैं प्रत्येक नॉमिनी को। जैसे 10 नॉमिनी बनाए गए तो 10 नॉमिनी में से हर एक नॉमिनीज को कितना कितना परसेंटेज मिलेगा इन्वेस्टर के ना रहने के बाद में, ये भी डिसाइड कर सकते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को ये भी सुविधा दे दी गई कि वो प्रत्येक नॉमिनी के लिए स्पेसिफिक परसेंटेज एलोकेट कर सकते हैं कि नॉमिनी 1 को 10% मिलेगा, नॉमिनी 2 को 5% मिलेगा, नॉमिनी 3 को 10% मिलेगा। इस तरीके से पूरा स्पेसिफिक परसेंटेज एलोकेट करने की फैसिलिटी इन्वेस्टर को दे दिया गया, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और अगर इस तरीके का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया इन्वेस्टर के द्वारा तो फिर इन्वेस्टर्स की एब्सेंस में, इन्वेस्टर के ना रहने पर होल्डिंग्स को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे मान लो कि 10 इन्वेस्टर, 10 नॉमिनी है टोटल,
ठीक है, 10 नॉमिनी है टोटल, और 10 नॉमिनी होने के बाद में जो इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो गई या वो हट गया, किसी भी तरीके से वो नहीं रहा, और वो स्पेसिफिक परसेंटेज भी नहीं एलोकेट करके गया है कि किस नॉमिनी को कितना मिलेगा, तो उस कंडीशन में 10 नॉमिनी को 10-10% मिल जाएगा। ठीक है ना, बराबर के बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये इस कहने का इसका मतलब है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। और अगर किसी नामांकित व्यक्ति, अगर किसी नॉमिनी की मृत्यु अकाउंट होल्डर से पहले हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसका जो हिस्सा है, जो सर्वाइविंग नॉमिनीज होंगे, उसमें फिर से अनुपात के उसमें पुनर्वितरित कर दिया जाएगा अनुपातिक रूप से। ठीक है ना, जैसे मान लो कि कोई नॉमिनी है और उसका 10% एलोकेट किया गया था, उसको 10% जो है स्पेसिफिक परसेंटेज 10% एलोकेट किया गया था अकाउंट होल्डर के द्वारा। अब ये जो नॉमिनी है इसकी डेथ हो गई, इसकी नॉमिनी डेथ इस नॉमिनी की डेथ हो गई अकाउंट होल्डर से पहले ही। ठीक है, तो इसका जो 10% है बाकी के जो नॉमिनीज होंगे उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है, सर्वाइविंग नॉमिनीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इसका। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। ठीक है, इसके साथ साथ सेबी ने ये सारे के सारे पॉइंट्स आप समझ लो। ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, इसके साथ समझाने जैसा है, जहाँ पे है वो समझा रहा हूँ, एक बार पढ़ लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, देखो इसके साथ साथ सेबी ने ये भी क्लेरिफाई किया है कि जो नॉमिनेटेड पर्सन है, ठीक है ना, जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो जो निवेशक का मृत्यु हो जाने के बाद में उसके कानूनी उत्तराधिकारी के लिए ट्रस्टी के रूप में काम करता है। जो भी व्यक्ति नॉमिनेटेड है, जो भी नॉमिनी है, ठीक है ना, जो भी नॉमिनी है वो इन्वेस्टर के मृत्यु हो जाने के बाद में उसके लीगल हायर यानी कि कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में काम करते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब तक उसका डेथ नहीं हो रहा है, जब तक इन्वेस्टर का डेथ नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में जो भी नॉमिनी है उसका कोई मतलब नहीं उस एसेट से। नॉमिनी की जरूरत तभी पड़ेगी जब इन्वेस्टर नहीं रहेगा। बस इतना सा क्लेरिफिकेशन इसमें दिया गया है सेबी के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद में ये स्कीम जो है 10 जनवरी को लॉन्च की गई थी, आपको बताया 10 जनवरी 2025 को लॉन्च की गई थी। अब उसके बाद में बहुत सारे इनपुट्स आए वेरियस स्टेक होल्डर्स से। ठीक है ना, उसके बाद में ये डिसाइड किया गया, क्योंकि ये जब 10 जनवरी को जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, 10 जनवरी 2025 को जो स्कीम ये लॉन्च की गई थी, उसके बाद में स्टेक होल्डर से बहुत सारे इनपुट्स आए और उसके बाद में ये डिसाइड किया गया कि इस स्कीम को जो है 3 फेज में जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले जब ये 10 जनवरी 2025 को ये स्कीम लाई गई थी तो उस समय इसका इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट थी, जो डेडलाइन थी, वो 1 मार्च 2025 रखी गई थी। 10 जनवरी को स्कीम लाके 1 मार्च 2025 से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया गया था। उसके बाद में फिर स्टेक होल्डर से इनपुट्स वगैरह मांगे गए थे, उनसे डिस्कशन किया गया। जब उनसे डिस्कशन किया गया तो बोला गया कि नहीं यार, अब एक काम करते हैं ना, इसको 3 फेज में करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। ठीक है ना, तो 3 फेज में जब करना था तो उसके बाद में फिर जब 3 फेज में जब करना हुआ तो फिर 28 फरवरी 2025 को एक सर्कुलर और लाया गया। पहला सर्कुलर 10 जनवरी 2025 को लाया गया था और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इस स्कीम को 1 मार्च 2025 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद में जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके सुझाव आए, कुछ एक डिस्कशंस किए गए, तो उसको डिस्कशन करने के बाद में कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन की भी बात कही गई कि सर्कुलर में कुछ एक चीज़ें और इम्प्लीमेंट करनी है, कुछ अमेंडमेंट करने हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हुई। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि भैया पहली चीज़ तो इस स्कीम को 3 फेज में हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ एक अमेंडमेंट वगैरह आ गए, कुछ एक चेंजेस आ गए। ठीक है ना, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 28 फरवरी 2025 को एक सर्कुलर और लाया गया और उस सर्कुलर में ये बोला गया कि इसको 3 फेज में मैनेज किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फेज 2 का जो इम्प्लीमेंटेशन है 1 जून 2025 तक हो जाना है और फेज 3 का इम्प्लीमेंटेशन 1 सितंबर 2025 तक का हो जाना है। ये चीज़ लाया गया, ये चीज़ बताया गया है इसमें। और ये जो 28 फरवरी को जो सर्कुलर लाया गया उसके बाद में जो 10 जनवरी 2025 को सर्कुलर आया हुआ था और 28 फरवरी 2025 को जो सर्कुलर आया हुआ था, इन दोनों सर्कुलर को कलेक्टिवली मिलाकर नॉमिनेशन सर्कुलर बोला जाने लगा। ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो 10 जनवरी को जो सर्कुलर आया था उसका नाम रखा गया था रिवाइज एंड रिवैम्प नॉमिनेशन फैसिलिटीज इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। इस नाम से ये सर्कुलर आया था।
उसके बाद में 28 फरवरी को भी इसी सर्कुलर में कुछ एक अमेंडमेंट किए गए और उसका इम्प्लीमेंटेशन को फेज वाइज तरीके से किया गया और हर फेज के लिए अलग से डेडलाइन बना दी गई। तो इस सर्कुलर का कुछ एक और नाम दिया गया था, लेकिन फिर अब ये क्या कर दिया गया कि अब ये जब सर्कुलर 28 फरवरी को लाया गया तो उसमें ये बोल दिया गया भैया कि ये जो 10 जनवरी को सर्कुलर आया था जिसका नाम कुछ और था और ये जो 28 फरवरी 2025 का सर्कुलर आया, इन दोनों सर्कुलर को मिलाकर अब हम लोग नॉमिनेशन सर्कुलर ही बोलेंगे, ठीक है ना। नामांकन परिपत्र बोला जाएगा, अब सर्कुलर का नाम अलग नहीं रहेगा। इन दोनों सर्कुलर को, इन दोनों डेट को जो ये सर्कुलर आए हैं इनको नॉमिनेशन सर्कुलर ही बोला जाएगा। ये चीज भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है, ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद रखना। अब उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है ना, 10 जनवरी को आया सर्कुलर, 28 फरवरी को आया सर्कुलर, ठीक है। 28 फरवरी को बोल दिया गया कि 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये सारी चीजें चलती रही, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग पढ़ते चलो। उसके बाद में जो डिपॉजिटर्स हैं जैसे कि CSDL हो गया, NSDL हो गया, इसके साथ साथ में जो एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसके साथ साथ में जो कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इन सब ने अपने अपने कंसर्न रेज किए। इनने ये कंसर्न रेज किया कि भैया इसको फेज वाइज तरीके से भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी, क्या डेडलाइन दी गई थी, फेज 2 का इम्प्लीमेंटेशन 1 जून 2025 तक और फेज 3 का 1 सितंबर 2025 तक करना था। तो इन सब ने कंसर्न रेज किया कि भैया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको सिस्टम मॉडिफिकेशन करना होगा, हमको अपने सिस्टम में मॉडिफिकेशन करना होगा, अपना वर्कफ्लो फिर से रिडिजाइन करना होगा, प्रॉपर मात्रा में टेस्टिंग वगैरह करनी होगी, ठीक है ना। तो जिससे हमको और ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, जो ओरिजिनल टाइम अलॉट किया गया है उससे हमको और ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। तो अब इनके सबके जो ऑपरेशनल चैलेंजेस आने लगे इन सबके, इसको रिकॉग्नाइज करते हुए सेबी ने एक रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन जारी कर दिया और इसके लिए 30 जुलाई 2025 को एक नया सर्कुलर आया जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। इनकी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करते हुए सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया 30 जुलाई 2025 को, जिसमें जो इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन है, जो इम्प्लीमेंटेशन की डेडलाइन है, उसको बढ़ा दिया है। इस सर्कुलर को इम्प्लीमेंटेशन की जो टाइमलाइन है, जो डेडलाइन है, उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। पहले जो फेज 2 को इम्प्लीमेंट करने की डेडलाइन 1 जून 2025 हुआ करती थी, ये देखो ना 1 जून 2025 है ना, तो पहले जो फेज 2 को इम्प्लीमेंट करने की डेडलाइन 1 जून 2025 हुआ करती थी, उसको अब 8 अगस्त 2025 कर दिया गया। उसको बोला गया कि 8 अगस्त 2025 से ये सर्कुलर प्रभावी हो जाएगा। इसका चरण 2 फेज 2 जो है वो 8 अगस्त 2025 से प्रभावी हो जाएगा, यानी कि 8 अगस्त 2025 से तक इसको इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। और फेज 3 जो कि सितंबर 2025 से लागू होना था, 1 सितंबर 2025 से इंप्लीमेंट होना था, 1 सितंबर 2025 से लागू होना था, वो अब बढ़ा दिया गया है। उसकी डेडलाइन, उसका टाइमलाइन बढ़ा दिया गया है। वो 15 दिसंबर 2025 से इंप्लीमेंट होगा, 15 दिसंबर 2025 से लागू होगा, ठीक। तो ये जो सर्कुलर है इसमें इसी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा सर्कुलर हमने बताया आप लोगों को, ठीक है। और ये जो 30 जुलाई 2025 को सर्कुलर आया, इसमें ये भी बोला गया कि जो 10 जनवरी 2025 को सर्कुलर आया था और जो 28 फरवरी 2025 को सर्कुलर आया था, उसमें और कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ एज इट इज है। अभी 10 जनवरी को जो सर्कुलर आया था उसमें बताया था ना कि नॉमिनेशन कितने होंगे, कैसे कैसे लोग रहेंगे, उन सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं हुआ है। 30 जुलाई को जो सर्कुलर आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन ही बढ़ा दिया गया है, बस इतना ही है, बाकी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। और जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सर्कुलर के, वो भी मैंने पढ़ाया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो चीज़ भी याद रख लेना। बाकी ये सर्कुलर जो जारी किया गया है, ये सर्कुलर सेबी एक्ट 1992 के सेक्शन 11(1) के तहत और सेबी डिपॉजिटर्स एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018 के रेगुलेशन 60A और सेबी रेगुलेशन 1996 के रेगुलेशन 29A के तहत में ये सर्कुलर जो है जारी किया गया है। ये भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पूरा का पूरा इस सर्कुलर को हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास किया।
और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया कोई चीज़ तो क्लास को पीछे करके देख लीजिए। रॉकेट साइंस जैसा इसमें कुछ था नहीं, आम बोलचाल की भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगले क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखो, हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अंडर द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 व्हाट इज द रिवाइज्ड थ्रेशहोल्ड for determining substantial interest in a company under the Banking Regulation Act 1949। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, टाइम लगेगा। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत किसी कंपनी में पर्याप्त हित यानी कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट निर्धारित करने के लिए संशोधित सीमा क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सबसे पहले इसका आंसर जान लो, 2 करोड़, बाकी इसको भी हम लोग एक्सपांड करते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 से ये संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। इस एक्ट में जो भी अमेंडमेंट किया गया है वो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है, ठीक है, 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है, ठीक है। पहले चीज तो ये जानो कि जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो उसका जो थ्रेशहोल्ड है वो क्या डिसाइड किया गया है, उसका थ्रेशहोल्ड 2 करोड़ कर दिया गया है। पहले ये 5 लाख हुआ करता था, पहले ये 5 लाख हुआ करता था, इसको बढ़ाकर अब इसको 2 करोड़ कर दिया गया। अभी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए बस ये याद रखो कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का जो थ्रेशहोल्ड हुआ करता है, जो कि पहले 5 लाख हुआ करता था, इस नए बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत में इस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया। और ये नया बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है। अभी बस इतना याद रखो, इसको सिलसिलेवार तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, आसान करता हूँ, इलेबोरेट करता हूँ आप लोगों को। इसको भी एक कहानी के तरीके से ही मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा कि ये इसका कब से इसका कहानी स्टार्ट हुआ और ये अभी जब खत्म होने जा रहा है, यानी कि 1 अगस्त 2025 से ये इंप्लीमेंट हो चुका है, ये इसके जो नियम कानून है वो प्रभावी हो चुके हैं, तब तक मैं आपको सारी चीजें शुरुआत से इसको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। तो पेशेंस रखिए, एक एक चीजें आपकी मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। खुद पे धैर्य बनाए रखिए अपना और मुझ पे भरोसा बनाए रखिए, चीजें मैं आपके लिए आसान करने वाला हूं, ठीक है ना। चलो शुरू से इसको शुरू करते हैं, सारी कहानी इसको हम लोग शुरू से शुरू करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो एक एक चीज समझने का प्रयास करो। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 में, ठीक है ना। देखो पहली चीज यहाँ पे एक चीज अभी मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे एक्ट यूज हो रहा है, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बिल यूज हो रहा है, समझो। पहले क्या होता है, पहले एक जनरल प्रक्रिया समझ लो। कोई कानून वगैरह बनता है तो पहले क्या होता है कि पहले उसका बिल लाया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में चर्चा की जाती है, लोकसभा उसको पास करता है, उसके जो सुझाव वगैरह होते हैं, ठीक है ना, वो उसको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद में अगर फिर कुछ सुझाव अमेंड वगैरह करना होता है स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, फिर उसके बाद में उस पर काम किया जाता है, फिर उसके बाद में उसमें बहस होती है, फिर उसको लोकसभा में पास किया जाता है। अगर कुछ सुझाव नहीं है, नॉर्मल अगर कुछ चीज़ें हैं, तो कोई भी बिल होगा पहले उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा उसको पास कर देगी, लोकसभा के पास करने के बाद में वो बिल राज्यसभा में चला जाएगा, राज्यसभा उसको पास कर देगी, राज्यसभा के पास हो जाने के बाद में फिर वो बिल जो है कानून बन जाएगा, ऑफिशियली कानून बन जाएगा, लेकिन माना नहीं जाएगा। माना क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पर राष्ट्रपति के साइन होने होते हैं। तो लोकसभा से पहले कानून बनेगा, फिर उसको राज्यसभा से पास किया जाएगा, फिर राज्यसभा से पास होने के बाद में उसको राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा। राष्ट्रपति जिस दिन साइन कर देगा उसके बाद में राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में गैजेट ऑफ इंडिया में उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, उस दिन से वो कानून बन जाता है। तो संसद में सबसे पहले बिल लाया जाता है, बिल पास होके ही जाके कानून बनता है। पहले बिल रहता है, फिर बाद में जाके वो एक्ट हो जाता है। यही कहानी है इसकी, ठीक है ना। आप समझते हैं इसको कि ये जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल है, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, इसको लोकसभा में जो है 9 अगस्त 2024 को पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। फिर इसका जो डिस्कशन किया गया पार्लियामेंट में बहुत लंबे समय तक चल गया, ठीक है। उसके बाद में फिर हुआ क्या कि लोकसभा में ये दिसंबर 2024 में पास हुआ। अगस्त 2024 में ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था। कौन सा बिल? बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। और इस बिल को ये बिल जो है दिसंबर 2024 में लोकसभा में पास हो गया। उसके बाद मार्च 2025 में ये राज्यसभा से पास हो गया, ठीक है ना। अब लोकसभा और राज्यसभा से जब ये पास हो गया तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ये जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल है ये एक्ट बन गया।
और इस एक्ट को गैजेट ऑफ इंडिया में 15 अप्रैल 2025 को प्रभावी कर दिया पब्लिश कर दिया गया। गैजेट ऑफ इंडिया भारत सरकार का, भारत का राजपत्र है, उसमें प्रकाशित कर दिया गया 15 अप्रैल 2025 को, और बोला गया कि 1 अगस्त 2025 से ये जो है कानून बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। इस एक्ट में टोटल 19 अमेंडमेंट किए गए हैं, ये याद रखो। टोटल 19 अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ठीक है ना, टोटल 19 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा 5 एक्ट में, ठीक है ना। ये जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया है, ठीक है ना, इसमें टोटल 19 अमेंडमेंट किए गए और 5 एक्ट में, मतलब कि ये समझो कि ये जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें 5 एक्टों के प्रावधान लिए गए हैं भाई। इसमें चेंज करने के लिए 5 और एक्ट में चेंज किया गया। कौन कौन से 5 एक्ट हैं? आरबीआई एक्ट 1934 में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया है, ठीक ना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया है। एसबीआई एक्ट 1955 में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया है। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट्स, जो कि 1970 और 1980 दो अलग अलग बार आया हुआ था, इन दोनों एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। तो मतलब टोटल ये 5 एक्ट हैं। इन टोटल 5 एक्ट में चेंज किए गए और टोटल 19 अमेंडमेंट किए गए। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। 5 अधिनियमों में 19 संशोधन किए गए इस अधिनियम के तहत। तो ये चीज भी याद रखना कि अगर पूछा जाए कि कितने अमेंडमेंट टोटल किए गए, तो 19 अमेंडमेंट टोटल किए गए। टोटल कितने एक्ट में अमेंडमेंट किए गए, तो टोटल 5 एक्ट में अमेंडमेंट किए गए। कौन कौन से 5 एक्ट हैं? पहला एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बीआर एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। और इस एक्ट के में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी संशोधन किए गए, जो भी चेंजेस किए गए, वो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गए। ठीक है, ये जो हमारा बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट है, जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें जो भी चेंजेस किए गए, जो भी संशोधन किए गए, वो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गए। ये भी याद रखना, ये डेट याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कथा के तरीके से, मत सुनो मुरारी बापू के, ठीक है ना। ये डेट याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि कब से प्रभावी हुआ, तो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ। भाई तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं अगस्त में, ये फिर से न्यूज में आ गई तो हम लोग इसको फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी हो गया। ठीक है, अब ये जो अमेंडमेंट किए गए, इसका उद्देश्य क्या, क्यों किया गया ये बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट, ये क्यों किया गया एक्ट में अमेंडमेंट करके, इसमें सब में ये नया एक्ट क्यों लाया गया? तो ये इसलिए लाया गया जिससे कि जो बैंकिंग गवर्नेंस है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, ऑडिट ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनके प्रोटेक्शन को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके, ठीक है ना। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसका जो रेगुलेटरी ओवरसाइट्स है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उसको और ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जा सके, उसको और ज़्यादा विस्तारित किया जा सके। इन सारे कामों को करने के लिए, इन सारी चीज़ों पे फोकस करने के लिए ये अमेंडमेंट जो है किया गया था। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। अब मेजर अमेंडमेंट्स क्या किए गए ये जानने का समय आ गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें अब हो रही हैं, तो इसको सुनना स्टार्ट करो आप लोग। फिर से समय आ गया है वही आँख कान नाक गला खोलने का, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोला गया कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट को रिवाइज कर दिया गया, ठीक है ना। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट को रिवाइज कर दिया गया। अब इस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट को रिवाइज करने के लिए क्या किया गया, देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है ना। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिमिट के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जो कि पहले 5 लाख हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। और ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 1968 के बाद में अब जाकर चेंज किया गया है। 1968 से ही ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट 5 लाख हुआ करती थी, जिसको 1968 के बाद अब जाके बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया। तो ये सारी चीजें याद कर लेना। मॉनेटरी थ्रेशोल्ड फॉर आइडेंटिफाइंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन कंपनी, ठीक है ना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में किसी भी कंपनी के लिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मॉनेटरी थ्रेशोल्ड आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया है। और ये सब्सटेंशियल थ्रेशोल्ड पहले 5 लाख
हुआ करता था, जिसको अब बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है और 1968 के बाद में इसमें चेंज किया गया। ये चीज आप लोग याद रखना। तो 5 लाख से 2 करोड़ हुआ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना। तो ये चेंज होने से पहले, ये अमेंडमेंट होने से पहले जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था वो 5%, ये 5 लाख रुपए था या फिर पेड अप कैपिटल का 10% था। दोनों में से जो कम होगा वही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के रूप में कंसीडर किया जाता था, चाहे फिर वो इंडिविजुअली हो या फिर कलेक्टिवली एक पर्सन के द्वारा होल्ड किया गया हो। ठीक है, ये चीज आप लोग समझना। अभी क्या है ना कि यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का जिक्र हो रहा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कई बार बोला जा रहा, तो ये हो सकता है कि आपको अभी कम समझ में आ रहा हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का जो जिक्र किया जा रहा है ये आपको कम समझ में आ रहा होगा। अभी के लिए आप ये याद करो कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई और 1968 के बाद में अब जाकर इसमें चेंज किया गया। लास्ट चेंज जो किया गया था इसमें 1968 में ही किया गया था। ये इतना आप लोग याद रखो। ठीक है ना, ये इतना आप लोग याद रखो। आसान करता हूं मैं इसको आप लोगों को। ठीक है ना, ये जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यूज हो रहा है इसको आसान करता हूं आप लोगों को। देखो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जिसकी लिमिट पहले 5 लाख रुपए या पेड अप कैपिटल का 10% होता था, दोनों में से जो कम हो वो होता था, लेकिन अब इसको इस अमेंडमेंट के जरिए 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया, ये याद रखो। और इस लिमिट को 1968 के बाद अब जाकर चेंज किया गया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग समझते हैं, आसान करते हैं थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए, जिससे कि थोड़ा सा समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट वाला ये पार्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है ना, बाकी एग्जाम के लिए तो बस इतना ही काम हो जाएगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई, बात खत्म हो गई। रटना चाहो तो रट लो यहाँ से, लेकिन समझ में नहीं आएगा ना कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग करता हूं मैं आप लोगों की। देखो, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा कलेक्टिवली, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर कलेक्टिवली मतलब उसके स्पाउस, उसकी पत्नी या पति या फिर चाइल्ड के द्वारा होल्ड किए गए अमाउंट को हम लोग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। फिलहाल के लिए आप लोग थ्रेशोल्ड लिमिट याद रखो इसको अभी कि 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया। क्वेश्चन यहीं से बनेगा अगर बनेगा तो। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा। बाकी के एक एग्जाम्पल से इसका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जाम्पल से इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको और समझाता हूं, तब तक मैं अपनी ये स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर करता हूं। आप लोग समझो, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझाते हैं। जैसे कि आप लोग ये मानो कि राम है, ये राम है, ये किसी एक कंपनी में, किसी एक बैंक में, बैंक का नाम है XYZ। राम जो है XYZ में एज एन डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल ही समझा रहा हूं, समझने का कोशिश करना। ठीक है, राम जो है XYZ बैंक में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जो ये राम है इनके पास में शेयर है, एक कंपनी PQR है, राम जो है XYZ बैंक में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और राम के पास में एक कंपनी PQR है, वहां पर कुछ एक शेयर्स हैं, इंडिविजुअली इनके शेयर या फिर इनके स्पाउस या इनके बच्चों के शेयर्स हैं। ठीक है ना, मतलब कि राम अकेले इंडिविजुअल या स्पाउस के साथ मिलकर PQR कंपनी में शेयर होल्डिंग्स रखते हैं और ये जो PQR कंपनी है इसमें इनकी शेयर होल्डिंग्स 15% की है और इस 15% की वैल्यू 10 लाख की है, 10 लाख रुपए की है। ठीक है ना, 15% की वैल्यू 10 लाख रुपए की है। ठीक है, अब इस चीज को समझो कि राम जो कि एक डायरेक्टर है XYZ बैंक में, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि राम के पास में PQR कंपनी में इंडिविजुअली या फिर स्पाउस के साथ में मिलाकर 15% की शेयर होल्डिंग्स है और इस 15% की शेयर होल्डिंग्स की वैल्यू 10 लाख रुपए है। ठीक है ना, तो अब ये PQR कंपनी जो है अगर XYZ बैंक के पास में जाती है, ये PQR कंपनी XY बैंक से लोन लेने के लिए जाती है और उससे कहती है कि भैया मुझको 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। ठीक है ना, 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। PQR कंपनी XYZ बैंक के पास में जाती है और बोलती है कि भैया मुझको 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो जो बैंक XYZ है, उसका जो डायरेक्टर राम है, उसका 15% का शेयर PQR कंपनी में है और इस 15% की वैल्यू 10 लाख रुपए है। इस 15% की वैल्यू जो है 10 लाख रुपए की है। ठीक है ना, 10 लाख रुपए की है। ठीक, तो ये जो लोन लेने के लिए गई हुई है XYZ बैंक में, ये बैंक मना कर देगी उसको।
बैंक उसको मना कर देगी, ठीक है ना, वो बैंक इसको लोन नहीं देगी। बैंक जो है इस कंपनी को लोन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि डायरेक्टर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस कंपनी में, ठीक है ना। और बैंकिंग लॉज में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वैल्यू 5 लाख है। बैंकिंग लॉज में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वैल्यू 5 लाख तक की लिमिट रखी गई, लेकिन ये तो 10 लाख रुपए तक का शेयर होल्डिंग्स है, तो सब्सटेंशियल लिमिट वाली जो वैल्यू है उससे ज्यादा का है, ठीक है ना। 5 लाख की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वैल्यू है, 5 लाख की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वैल्यू है, और डायरेक्टर राम के पास में 15% यानी कि 10 लाख की होल्डिंग्स है पीक्यूआर कंपनी में, ठीक है ना। तो ये तो 5 लाख से ज्यादा हो गई ना, ये तो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो गई ना, 5 लाख से ज्यादा हो गई, तो फिर इस कंपनी को लोन नहीं देगी बैंक, ठीक है। और इस अमेंडमेंट के बाद में इसी 5 लाख को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ठीक है ना, कि अगर 2 करोड़ रुपए तक की शेयर होल्डिंग्स रहेगी तब वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली कंडीशन में नहीं आएगा, तब जो है बैंक के लोन दे सकती हैं, ठीक है। ये समझना आप लोग। तो ये जो 5 लाख वाली लिमिट है जो कि इतनी कम थी, जिससे कि बैंक का बिजनेस प्रभावित होता था। भाई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की कंडीशन आ जाती थी तो फिर उस कंडीशन में बैंक के लोन नहीं दिया करती थी, ठीक है ना, बैंक के लोन नहीं दिया करती थी। तो इसी 5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर अब 2 करोड़ कर दिया गया है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। चलो एक मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा और आसान करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और आसान करता हूँ। अभी अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये चीजें क्लियर करना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो मान लो कि मान लो आप लोग कि मैं या मेरे फैमिली मेंबर्स में मेरे स्पाउस या मेरे बच्चे एसबीआई में काम करते हैं। हालांकि ना अभी स्पाउस है ना अभी बच्चे हैं, एग्जाम्पल के लिए ही मैं एग्जाम्पल लेके ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझो आप लोग। मैं या मेरे फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग चाइल्ड्स, दोनों में से कोई एक जो है मतलब एसबीआई में काम करता है। मैं मान ले रहा हूँ कि मैं ही काम करता हूँ एसबीआई में, मैं ही एसबीआई में काम करता हूँ, डायरेक्टर हूँ एसबीआई के एमडी सीईओ सीनियर लेवल पे। मैं एसबीआई में एसबीआई के चेयरपर्सन के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। एसबीआई का जो सीएस शेट्टी जी है, सीएस शेट्टी की जगह पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, समझो आप लोग, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो यार। एसबीआई के चेयरपर्सन के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं और मेरी फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग चाइल्ड, बीवी, बच्चे, इन सब के पास में क्या है कि टाटा मोटर्स में हम सब लोगों ने, चाहे अकेले मैं खरीदा हूं चाहे हमारी फैमिली मेंबर्स के जो लोग हैं, इन सब लोगों ने मिलकर 5 लाख से ज्यादा का शेयर हम लोगों ने खरीद लिया हुआ है। मैं एसबीआई में चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहा हूं, मैं अकेले या फिर अपनी फैमिली के साथ में मिलाकर टाटा मोटर्स में 5 लाख से ज्यादा का शेयर हम लोगों ने खरीद लिया है। अब इस टाटा मोटर्स को एसबीआई से लोन लेना है, तो भी एसबीआई से लोन लेना है, और जो लोन है उसकी वैल्यू जो 10 लाख रुपए की है या 50 लाख रुपए की है, ठीक है ना, तो फिर उसको भैया एसबीआई लोन नहीं देगा 50 लाख का, क्योंकि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है पहले 5 लाख रुपए ही हुआ करता था, और हमारी जो शेयर होल्डिंग्स है, हमने जो टाटा मोटर्स में शेयर ले रखे हैं वो 10 लाख के शेयर ले रखे हैं। हमने ये बताया आपको, हमने टाटा मोटर्स में 10 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं, ठीक है, एज एन फैमिली के साथ में मिलकर और अकेले किसी भी तरीके से हमने टाटा मोटर्स में 10 लाख के शेयर ले रखे हैं। मैं एसबीआई में चेयरपर्सन के रूप में काम करता हूं, ठीक है। अब टाटा मोटर्स आएगी एसबीआई के पास में लोन लेने के लिए, बोलेगी कि भैया हमको 50 लाख का लोन दे दो, तो एसबीआई बोलेगी कि भैया जो आपके चेयरपर्सन है ना, जो हमारे चेयरपर्सन है ना, उन्होंने टाटा मोटर्स में 10 लाख के शेयर्स खरीद रखे हैं, जो कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली जो लिमिट है 5 लाख उससे ज्यादा हो चुकी है। तो इस कंडीशन में भैया हम आपको नो है लोन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का वो हिसाब किताब हो रहा है ना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उनका उसमें, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो ये कहानी, ये चूतिया पे, सॉरी ये वर्ड मुझे नहीं यूज करना था, ये कहानी ये हमेशा बार बार ये होता रहता था, ठीक है ना, ये हमेशा चलता रहता था 5 लाख का, क्योंकि 5 लाख ये 1968 के बाद में अब चेंज किया गया। तो 1968 में जब ये 5 लाख रुपए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखा गया था, तब इसकी वैल्यू बहुत कम, तब 5 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सब कोई भी यार 5 लाख रुपए तक के शेयर खरीद ले रहा है, तो इससे क्या होता था कि बिजनेस बैंक का बहुत प्रभावित होता था। तो इसी 5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये चीज आप लोग याद रखो, ठीक है ना, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। इसी 5 लाख की लिमिट को बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो अब अगर 2 करोड़ रुपए तक के शेयर्स इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की कंडीशन नहीं लगेगी और बैंक उस कंपनी को लोन दे देगी, ठीक। तो होपफुली ये चीजें आप लोगों को अब क्लियर हो गई होंगी, अब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर, उसको खत्म करते हैं, ठीक है। पहले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की लिमिट 5 लाख हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। 1968 के बाद में जाके अब ये चेंज किया गया है, ठीक है।
तो ये एक चेंजेस किया गया बैंकिंग अमेंडमेंट लॉज में। दूसरा चेंजेस क्या किया गया, डायरेक्टर्स टेन्योर इन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, ठीक है ना। और उस अमेंडमेंट करने के बाद में जो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, उनका जो टेन्योर है, उनका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया, ठीक है ना। अब इसमें चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर को छोड़कर, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर, चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर को छोड़कर, ठीक है ना, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन और होल टाइम डायरेक्टर को छोड़कर बाकी जो डायरेक्टर हैं उनका मैक्सिमम टेन्योर 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया इस अमेंडमेंट एक्ट में। ये भी आप लोग याद रखना। और इसका उद्देश्य जो है कोऑपरेटिव बैंक के लीडरशिप में स्टेबिलिटी लाना और कंटिन्यूटी लाना है। दूसरा मेजर चेंज ये किया गया, 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या चेंजेस किया गया, अनक्लेम्ड एसेट्स, जो अनक्लेम एसेट्स होते हैं उसको IEPF में चेंज करने के लिए अलाउ कर दिया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक को। यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वो अनक्लेम्ड एसेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अनक्लेम्ड एसेट्स यानी कि 7 साल तक जिसका कोई क्लेम नहीं किया जा रहा है, 7 ईयर से याद रखना, ठीक है ना। इस कंडीशन में 7 ईयर से याद रखना, 7 साल तक अगर कुछ भी अनक्लेम्ड रह रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी एसेट, तो फिर उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसके लिए किसमें चेंज किया गया, इसके लिए चेंज किया गया था SBI एक्ट और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट्स के तहत अनपेड या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को एक सेपरेट अकाउंट में मूव करना होता है, एक अलग अकाउंट में भेजना होता है। अगर वो 7 साल तक अनक्लेम्ड है तो कौन से अकाउंट में भेजना होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भेजना होता है, ठीक है ना। तो अब पब्लिक सेक्टर बैंक को भी अलाउ कर दिया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो ऐसे अनक्लेम्ड अमाउंट को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भेज सकते हैं, जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड दूसरी कंपनीज करती हैं। उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक भी अब अपने अनक्लेम्ड अमाउंट को, अनक्लेम्ड एसेट्स को जो है वो जो है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जो है भेज सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। हालांकि जो इंडिविजुअल्स है वो अपने शेयर्स को, अपने फंड को इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से दोबारा ले भी सकता है, अगर उसको बाद में पता चले तो। उसका एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके वो अपना फंड ले भी सकता है। उस प्रक्रिया में नहीं जाएंगे हम लोग फिलहाल अभी, ठीक है ना। चलो अगला क्या बोला गया है, ऑडिटर्स रिम्यूनरेशन, ठीक है ना। बैंकें जो ऑडिट कराती हैं, तो जो ऑडिटर्स होते हैं, जो उनको खर्चा देना होता है, जो उनको सैलरी देनी होती है, उसको अभी तक RBI जो है, उसको अभी तक RBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डिसाइड करता था, ठीक है ना। लेकिन इस अमेंडमेंट में ये परमिशन दे दी गई कि जो बैंकें हैं वो डायरेक्टली अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को पे कर सकती हैं, ठीक है ना। उनको अब RBI से और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक बैंकों का जो ऑडिट होता था तो जो ऑडिटर होते थे, जो उनकी सैलरी होती थी, जो उनके खर्चे होते थे, उसको RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके डिसाइड करता था कि इस ऑडिटर को इतना पैसा देगा, ठीक है। तो कई बार बैंकों के पास में एक बाउंडेशन होती थी, वो अच्छे ऑडिटर हायर नहीं कर पाते थे, अच्छी फर्म नहीं हायर कर पाते थे। तो इस अमेंडमेंट के जरिए जो ऑडिटर हैं, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, उनको जो पैसा पे करना है, उनको जो सैलरी देनी है, वो अब बैंकों को अलाउ कर दिया गया उसके लिए कि बैंकें चाहें तो बैंकें जो है वो अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की सैलरी को अब इंडिविजुअली अपना आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पैसा देना है आपको ऑडिटर को। उससे क्या होगा कि जो टॉप टियर टैलेंट्स होगा, अच्छे ऑडिटर्स को हायर किया जाएगा, जिससे कि ऑडिट का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी पब्लिक सेक्टर बैंक में, अच्छे बेहतर तरीके से ऑडिट हो पाएगी, ठीक है, अच्छे तरीके से, जिससे कोई फ्रॉड्स वगैरह अगर कुछ चल रहे हैं तो वो उसको जल्दी से पता हो पाएगा, करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, अच्छे ऑडिटर्स आएंगे तो अच्छे सुझाव देंगे, अच्छे तरीके से वो ऑडिटर करेंगे, खर्चे का कोई रोक टोक नहीं रहेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी तो अच्छे ऑडिटर्स को, अच्छे टैलेंट्स को हायर किया जा सकेगा। तो ये डिसीजन भी लिया गया। इसके साथ साथ में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो बैंकें
आरबीआई को अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स दिया करती थी, जो कि प्रत्येक फ्राइडे को पहले दिया जाता था, देना होता था। अब प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक एवरी फ्राइडे को बैंकें जो अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स वगैरह आरबीआई को देती थी, वो अब नहीं देना है। अब उनको कब देना है? अब उनको फोर्टनाइट, मंथली या क्वार्टर के एंड पर, क्वार्टर के लास्ट डे पर अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करना है, ठीक है ना। फोर्टनाइट का मतलब पखवाड़ा, 15 दिन का समय, ठीक है ना। फोर्टनाइट बेसिस, फोर्टनाइट, मंथ और क्वार्टर, यानी कि किसी भी क्वार्टर के लास्ट डे पर, किसी भी मंथ के लास्ट डे पर, किसी भी फोर्टनाइट के लास्ट डे पर बैंकों को अपनी रिपोर्ट्स आरबीआई को सबमिट करनी है। पहले ये रिपोर्ट प्रत्येक फ्राइडे को सबमिट करनी होती थी, ठीक। तो ये कुछ एक अमेंडमेंट किए गए थे, कुछ एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए गए जो हम लोगों ने पढ़ा, और ये सारे के सारे अमेंडमेंट अब 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुके हैं, ठीक है ना। 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर वो जरूरी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया, चीज़ों को आसान करने की कोशिश की, बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाया, और उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो क्लासेस को आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा। आज की क्लास हम लोग फिलहाल यहाँ पर खत्म करेंगे। 1 से लेकर 2 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, जहाँ पर हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि जिन लोगों को पीडीएफ का प्रिंट चाहिए होता था, जिन लोगों को पीडीएफ प्रिंट करा के पढ़ना होता था, उनके लिए हम लोग अपनी मंथली मैगजीन लॉन्च कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको मंथली मैगजीन भी देखने को मिलेगी एप्लीकेशन पर, जहां से जाकर आप लोग अपने बुक वाले सेक्शन में जाकर आप लोग मैगजीन को परचेज कर पाएंगे, और वो मैगजीन आपके घर पर डिलीवर करा दी जाएगी, जिससे आप लोग प्रिंट के फॉर्मेट, किताब के फॉर्मेट में आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स वगैरह बनाने की थोड़ा सा झंझट जो है वो आपको कम हो जाएगा। बहुत जल्दी ये बुक किताब भी मैं अपनी लॉन्च कर रहा हूं, तो वो आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर, उसका प्रॉपर अनाउंसमेंट होगा। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, बहुत जल्दी आप लोगों को चीज़ें मिलने वाली हैं। बेहतर कंटेंट भी मिलता ही रहेगा आप लोगों को। आप लोगों के जो भी सुझाव वो कंसिडर किए जाते रहेंगे हमेशा की तरीके से, ठीक है। तो क्लास यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होती है।